हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप सीटेट पीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एक तो ये प्रॉपर टॉपिक करने वाले हैं और साथ ही में इसके रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस जो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले हैं सीटेट या फिर पीटेट के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम आज के सेशन के एंड में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो स्टार्टिंग विद एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 बेसिकली है क्या? ये एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी कि ये क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन कि एनसीएफ 2005 क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। क्या पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, उसको ख़त्म करके नया एजुकेशन का सिस्टम किस तरह से होना चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए भी अच्छा हो और टीचर्स भी उसमें अपडेटेड रह पाएँ। सभी कुछ चेंजेस करके जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना फ्रूटफुल, इतना बेटर हो जाए बच्चों के लिए ताकि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आने लगे, पढ़ाई उनको एक बर्डन ना लगे। तो यही क्या है, बेसिकली इनका थीम है, दैट इज़ लर्निंग विदाउट बर्डन। पुराने टाइम में क्या होता था, बच्चे बहुत बर्डन लेके पढ़ते थे, है ना। टीचर्स का बहुत दबदबा होता था कि आप ये प्रिपेयर करके आएँ टेस्ट, अगर आपके इसमें मार्क्स कम आ गए तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी एंड सो। ठीक है, इतना भारी भरकम बैग उठाकर लेके जाते थे बच्चे। लेकिन इनकी थीम क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे फिजिकली भी बर्डन उठा के ना लेके जाएं, अपना जो बैग उठा के लेके जाते हैं इतना हैवी। ठीक है, और साथ ही में दिमाग में भी स्टडी के रिलेटेड कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चे हंसते खेलते पढ़ें। ये क्या है, एनसीएफ 2005 का मोटिव है और इनकी थीम भी यही है कि बिना बोझ के पढ़ाई हो, पढ़ाई मज़ा लेकर की जाए, उसको एंटरटेनिंग बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ठीक है, तो इस जो एनसीएफ का डॉक्यूमेंट है, एनसीएफ प्रपोज किया है, इनके चेयरमैन रह चुके हैं प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, तो ये अनदर क्वेश्चन है। ये सारे देखिए मेन पॉइंट्स जो हैं, बिल्कुल मेन पॉइंट्स निकाल कर मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो ये सभी क्या हैं, एक तरह से अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, जो एनसीएफ 2005 है ये 4th एनसीएफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीएफ 2005 इज डैश एनसीएफ टिल डेट। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है? 4th है, क्योंकि इससे पहले 3 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमने देखने को मिले हैं। फर्स्ट इन द ईयर 1975, फिर 1988 में, फिर 2000 में, और देन 2005 में। अब जो लेटेस्ट है एनसीएफ 2022 का भी आ चुका है, वो हम इसी सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में वो भी डिस्कस करेंगे। तो इन ऑल 5 एनसीएफ आ चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट सीटेट और पीटेट का भी टॉपिक है। क्या टॉपिक है वो? एनसीएफ 2022। ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो पहले आप एनसीएफ 2005 के बारे में जान ले, फिर हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं इजीली। सो देखिए, ये क्या कहता है बेसिकली कि कनेक्ट कीजिए खुद को और बच्चों को टू लाइफ इटसेल्फ। किसको बोल रहे हैं ये चीज़ बोल रहे हैं टीचर्स को, क्योंकि बच्चे किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं स्कूल में ज़्यादा टाइम? टीचर्स के साथ। ठीक है, टीचर्स बच्चों को टीच करते हैं, तो ये टीचर्स को कहते हैं कि पहले टीचर्स खुद जो है खुद को रियल लाइफ के साथ रिलेट करें, अपनी स्टडी को जो टीचिंग करते हैं उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट करके फिर बच्चों को पढ़ाएं। और सिर्फ वो बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे खुद उस चीज़ को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देख पाएँ, ताकि उनको जो स्टडी है वो प्रैक्टिकल भी लगे, इंटरेस्टिंग भी लगे और यूज़फुल भी लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एनसीएफ 2005 है ये ट्रांसलेट किया गया है 22 लैंग्वेजेस में। इसको जो है 22 अलग अलग भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया है और इन्फ्लुएंस किया गया है सिलेबस इन 17 स्टेट्स एनसीएफ का। ठीक है, तो अब देखिए, अगर एनसीएफ 2005 है तो इसकी नीड क्या थी? क्यों एनसीएफ 2005 को लेकर आया गया? पुराने एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां थी, कुछ इल्स थे। इल्स मतलब कुछ कमियां थी जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी था। कुछ हमने जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर
और सफिशिएंट और मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर बुक्स रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए जो है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना प्रॉपर नहीं था। बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस, चेयर्स वगैरह इतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि बच्चे प्रॉपर पूरा जो 6 या 7 घंटे का टाइम उन्होंने स्कूल में स्पेंड करना होता है उतना टाइम वो कंफर्टेबली बैठ पाएँ, या फिर बुक्स इतनी अवेलेबल हो, राइटिंग मटेरियल उनके पास अच्छा हो, बुक्स रीडिंग के लिए अच्छी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करता था, नहीं था। तो ये कमी एक थी। देन डिस्कम्फर्ट टू कैरी हैवी स्कूल बैग्स, क्योंकि हैवी स्कूल बैग्स बच्चे पूरी भारी भरकम बुक्स लेकर जाते थे, तो वो चीज़ इन्होंने कम करने की कोशिश की है कि बच्चों को फिजिकल कंफर्ट भी ना हो और फिजिकल डिस्कम्फर्ट ना हो और मेंटल डिस्कम्फर्ट भी ना हो। तो ये बेसिकली क्या करना चाहते हैं जो एनसीएफ है, पुराने टाइम में क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्करेज किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, रोट मेथड था, यानी कि रटा लगाओ, जो बुक्स में है वही डिट्टो पेपर में लिखा होना चाहिए। ये बोलते थे ना टीचर्स कि आप बस ये याद कर लो, याद कर लो। सिर्फ लर्निंग का काम होता था, क्रैमिंग का काम होता था। लेकिन एनसीएफ कहता है कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग कब होगी? जब वो एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, रोट मेथड को ख़त्म करना चाहिए। देन इसकी नीड क्यों हुई पुराने सिस्टम में, और कमी क्या थी? क्योंकि वो निगलेक्ट करते थे बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी को। अब क्लास में जब पढ़ाई चल रही है तो पूरा दिन पढ़ाई चलती थी, बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज़, कोई उनकी प्लेस की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, या फिर उनकी रिक्रिएशन, उनके इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। या फिर कह लो कि जो गर्ल्स हैं उनको गेम्स की बजाय उनको कुकरी क्लासेस में भेजा जाता था, या फिर सो एंड सो। तो गर्ल्स के लिए भी फैसिलिटीज़ कम थी, ठीक है, उनके साथ हम कह सकते हैं एक तरह की पार्शियलिटी की जाती थी। तो वो चीज़ क्या थी, इसकी इल्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम थे पुराने। देन एब्सेंस ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर गर्ल्स, ये नहीं मौजूद थे जो बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में। देन क्या थे, फिजिकल पनिशमेंट। सबसे फेवरेट टीचर्स की होती थी कि भैया चलो मुर्गा बन जाओ बेटा अब तुम, है ना। तो वो कान पकड़ते थे, पता नहीं किस तरह से, वो क्या टेक्सचर होता था बॉडी पोस्चर, तो उस पोस्चर में बिठाई रखते थे मुर्गा बना के, है ना। तो वो क्या थी, फिजिकल पनिशमेंट, स्केल से हाथों पे पिटाई करना या फिर एक चांटा लगा देना, वो फिजिकल पनिशमेंट्स बहुत गलत थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती हैं। वो मॉरल उनका जो होता है ना, बच्चों का अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो ख़त्म कर देती थी वो चीज़। तो ये थी नीड, एनसीएफ की नीड थी। क्यों? क्योंकि ये कमियां देखने को मिली पुराने एजुकेशन सिस्टम में। तो इन कमियों को दूर करते हुए एनसीएफ ने कुछ पर्सपेक्टिव्स दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, जो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इनको आप प्रिंसिपल्स कह लीजिए, लेकिन जो एनसीएफ का दस्तावेज है, इसका डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर इसको कहा गया है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। अब ये वही चीज़ है कि सिर्फ अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसको बुकिश नॉलेज तक सीमित ना रखें। ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक करा रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड पर कराई जा रहे हो, रिलेट करके दिखाओ ना उनको। टीचर्स को बोलो कि रिलेट करके दिखाओ बच्चों को, वो चीज़ रियल लाइफ की एग्जाम्पल्स दो। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल 1 दर्जन जो है बनानाज खरीदे, ठीक है, 60 रुपये 1 दर्जन बनाना के लगते हैं। तो अगर बंदे ने 5 बनानास खरीदने हैं या 6 बनानास खरीदने हैं तो कितने के होंगे? तो वो क्या है, रियल लाइफ से रिलेट करके देख सकते हैं ना। फ्रैक्शन क्या हो गया, अगर 6 बनाना लेने हैं तो हाफ फ्रैक्शन हो गई ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दो, बच्चों को रिलेट करें ताकि वो रियल लाइफ में, तो बच्चे खुद से भी कोशिश करते हैं रिलेट करने की। अगर टीचर्स उस तरह के एग्जाम्पल्स देंगे तो लर्निंग क्या है, ऑटोमेटिक, सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, स्कूल के बाहर भी चल रही है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखिए हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठकर आ जाता है, तो आपको इसका कंसेप्ट पता होना जरूरी है। देन इज शिफ्ट लर्निंग अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन मेथड्स। तो लर्निंग क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के बेस पे, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों की जो है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो, सिर्फ रट्टाफिकेशन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये कहता है एनसीएफ। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। अब पहले वाले सिस्टम में एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता था कि ईयर के एंड में जो है पेपर ले लेते थे, रिटन टेस्ट होता था बच्चों का, है ना। कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन का तो पता ही नहीं लगता था कि बच्चों को असल में आता क्या है, कितना अच्छे से वो परफॉर्म करते हैं एंड सो ऑन। तो जो उनकी एग्जामिनेशन है, जो अभी कंसेप्ट आया है हमारा सीसीई का, है ना, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव असेसमेंट होती है,
यानी कि असेसमेंट बच्चों की ली जानी चाहिए, बच्चों को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए हर दिन जो पढ़ाया जाता है उसको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया कि खेल खेल में बच्चों का ओरल टेस्ट ले लिया, क्विज करवा ली, उसके मार्क्स ऐड हो गए, बच्चों से एक्टिविटी करवा के देखी, उसके मार्क्स ऐड हो गए, और फिर फाइनली कुछ पार्ट का हमने असेसमेंट ली, फिर जो होता है 1-2 यूनिट्स कंप्लीट हुए, फिर सबमेटिव असेसमेंट हुई। तो एग्जामिनेशन सिस्टम को इस हद तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो बच्चों पर एक तरह का बोझ ना बने, बच्चे उसमें थोड़ा दबकर ना रहें। क्लियर। तो क्लासरूम लर्निंग में ही एग्जामिनेशन सिस्टम को एम्बेड करना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही हो गई जब हर दिन ही टेस्ट हो रहा है। बच्चों को एक दिन ऐसे नहीं लगेगा कि आज हमारा कोई बोर्ड का पेपर है या फिर वो टेंस्ड फील करेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनरिच करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। अब जो हम चीज़ कहते हैं, ये फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट्स, जो फर्स्ट पॉइंट है connecting knowledge to life outside the school and enrich curriculum so that it goes beyond textbooks। अब करिकुलम क्या होना चाहिए, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए। करिकुलम में करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ होना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक जो बच्चों की पढ़ाई है वो सीमित नहीं रहनी चाहिए कि बच्चों को टेक्स्ट बुक्स पकड़ा दी, सिर्फ आप वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फिजिकल जो नॉलेज होती है उनकी, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। करिकुलम पूरा कंप्लीट एनरिच होना चाहिए, जो बच्चों को मेंटली, सोशली, इमोशनली, ठीक है, फिजिकली, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, बच्चों की हर प्रकार से, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, हम कहते हैं ना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो वो होनी चाहिए। इस तरह का करिकुलम होना चाहिए कि सिर्फ टेक्स्ट बुक उसका एक पार्ट हो करिकुलम का, ठीक है। टेक्स्ट बुक करिकुलम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए, पूरा करिकुलम टेक्स्ट बुक्स नहीं होना चाहिए। उससे बाहर का हटकर भी सोचना, बच्चों की क्या कैपेबिलिटी है, क्या इंटरेस्ट है, बच्चों का पोटेंशियल क्या है, सभी कुछ देखना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, nurturing and overriding identity formed by caring concerns within the democratic polity of the country। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, जो भी बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या हैं, यूथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो आने वाली हमारी जो भी पीढ़ी है उसका यूथ है, वही तो आगे जाकर कंट्री का जो है सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। इंडिया इज़ अ सेक्युलर डेमोक्रेटिव, हम बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो चीज़ें बच्चों को सोसाइटी में रहना सिखाना चाहिए, नर्चर करना चाहिए बच्चों का, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर पाएँ, एक पॉजिटिव आइडेंटिटी फॉर्म कर पाएँ, जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहें, इक्वल समझें एक दूसरे को, ऐसे नहीं कि कोई डोमिनेट कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। इक्वालिटी के साथ, सॉवरेनिटी के साथ, पीसफुल एनवायरनमेंट में वो रह पाएँ। इस तरह से बच्चों को नॉलेज दी जानी चाहिए स्कूल्स में भी। अब देखिए, इसके लिए दिया है एक्सक्लूसिव ट्रायंगल फॉर इंडियन एजुकेशन बाय जेपी नायक। तो ये आप देख सकते हैं, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो बच्चों को नॉलेज मिलनी चाहिए, जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इक्वालिटी, इक्वल हो सभी बच्चे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई रिसोर्सेज की है या फिर नॉन मटेरियलिस्टिक है, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए एजुकेशन के अंदर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, बिल्कुल छांटे हुए पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, जिसमें से आपको क्वेश्चंस फ्रेम आउट होंगे, और इसके अलावा कुछ एनसीएफ में है भी नहीं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो ये सफिशेंट है एंड कंप्लीट करती है एनसीएफ 2005 को। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है, ये बात करते हैं लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में। लर्निंग शुड बी एंजॉयबल एक्ट। हमने जैसे बात की कि लर्निंग किसी बर्डन के साथ नहीं होनी चाहिए, एक एंजॉयबल एक्ट होना चाहिए, क्लास में हंसते खेलते बच्चों ने पढ़ लिया, ठीक है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बच्चों की, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट बच्चों की होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट हॉलिस्टिक वर्ड में ही सब कुछ आ गया। उसके बाद जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, समावेशी शिक्षा, जिसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर उसके रिलेटेड आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो। देन लर्नर एंगेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को ये बिलीव करती है, हमने पियाजे किया है, वाइगॉस्की किया है, दोनों क्या हैं,
कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज है वो किसी को दी नहीं जाती स्पून फीडिंग से, नॉलेज क्रिएट की जाती है माइंड में, ठीक है। तो लर्नर क्या है, कंस्ट्रक्शन, एंगेजमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ताकि बच्चा खुद अपनी नॉलेज को क्रिएट करे। टीचर क्या है, यहाँ पे टीचर का रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो टीचर का रोल है ना वो क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर, फैसिलिटेट करना नॉलेज को, ठीक है। ये किसका रोल है, टीचर का। टीचर का रोल कोई बच्चों पर बर्डन डालना नहीं है या फिर कोई उनको ऑर्डर्स देना नहीं है या सिखाना नहीं है। फैसिलिटेट करना, सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों की तरफ शिफ्ट करना, उनको बताना कि ये चीज़ इस टॉपिक में है, फिर बच्चा उसको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में किस तरह अपने माइंड की स्कीमा में स्टोर करता है, वो क्या होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया इसी छोटे से पॉइंट में। सो मेन आपने 2-3 चीज़ें क्या याद रखनी है। एक तो बच्चे का होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट, टीचर्स क्या एक्ट होते हैं एज अ फैसिलिटेटर, और ये जो NCF 2005 है ये किसके बेसिस पर बना है, दैट इज इट बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है जो, उस पर ये बिलीव करता है। देन एक्टिव लर्निंग थ्रू द एक्सपेरिमेंटेशन मोड, यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स देकर कर सकते हैं, अगर कोई होमवर्क असाइन करना है, ऐसे नहीं है कि सब कुछ टीचर्स बताएंगे, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने दो, कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे फिर ही तो सीखेंगे ना। गलतियां किए बिना बच्चे कैसे सीखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, साइकिल इतनी तेज मत चलाओ, लेकिन बच्चा तेज चलाता है, जब गिरता है तब उसको पता लगता है कि नहीं चलाना था इतनी तेज, है ना। तो जब तक मिस्टेक्स नहीं होंगी तो हम सीखेंगे नहीं। इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन मोड बहुत ज़रूरी है एक्टिव लर्निंग के लिए, ताकि बच्चा अपनी खुद की गलतियों से भी सीखे। आई होप ये चीज़ क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें देखिए लैंग्वेजेस के बारे में क्या कहा है। लैंग्वेज होनी चाहिए 3 लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो हमने NEP 2020 में भी किया था। एम्फोसिस ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मदर टंग है घर में भी वही बोली जाती है, फ्रेंड्स के साथ भी बच्चे वही बोलते हैं, तो बेसिक अगर कंसेप्ट बच्चों का बढ़ाना है तो मदर टंग यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद जो हम है हाई लेवल की लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। देन ये फोकस करते हैं मैथमेटिक्स पे कि ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए बच्चों को, और इन सब्जेक्ट्स में क्या सिखाया जाना चाहिए। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन, सोचना और तर्क करना किसी भी चीज़ पर। विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस, जो चीज़ें नहीं बताई गई उसको माइंड में एज्यूम करना, ठीक है। स्पेसिफिक से लेकर जनरल की तरफ मूव कर सकें बच्चे खुद से, एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देन असेस टू क्वालिटी मैथमेटिक्स एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंप्यूटर है, साइंस है। कंप्यूटर में बच्चों की, जैसे हमने NEP 2020 में भी बात की थी कि जो कोडिंग है 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो आज का ज़माना क्या है भाई, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है सभी बच्चों के लिए। आपको फ़ोन चलाना आता हो ना हो, आप अब घर में छोटे बच्चे को पकड़ा दीजिए फ़ोन, सब कुछ एक दिन में वो असेस कर देंगे कि ये ऐसे होता है, मैसेज ऐसे करना है, ये फंक्शन ऐसे होता है। तो वो क्या है, बच्चे बहुत फास्ट हैं और टेक्नोलॉजी के बहुत जल्दी सीखते हैं। और कंप्यूटर क्या है, इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर एज। अब देखिए जब कोविड आया था, तो अगर कंप्यूटर्स की या फिर ये सिस्टम की नॉलेज बच्चों को या टीचर्स को ना होती, तो फिर किस तरह से वो स्टडी कंटिन्यू होती। 2 साल बिल्कुल वेस्ट जाते बच्चों के, डेड हो जाते बिल्कुल ये 2 साल। तो ये बचे इसीलिए हैं क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू लर्निंग नेवर एंड्स, टीचिंग नेवर एंड्स, इंफॉर्मेशन का हब है, ये सोर्स है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो स्कूल एजुकेशन में ये सब्जेक्ट होना, इसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। देन देखिए साइंस आता है नेक्स्ट। साइंस टीचिंग शुड फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेसेस दैट विल नर्चर देयर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी। तो साइंस बेसिकली होता क्या है, हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, वही चीज़ कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स को भी फोकस किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है और क्रिएटिविटी है वो एनहांस हो पाए। देन सोशल साइंस इक्विप चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली ऑन सोशल इश्यूज। अब पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी कंट्री का, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या फिर हम कहते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, बच्चों को उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो बड़े होकर उस चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस प्रमोटिंग की नेशनल कंसर्न सच एज जेंडर जस्टिस, जो हम कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल्स और फीमेल्स में, या फिर ह्यूमन राइट्स की जो बात है, सेंसिटिविटी टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स,
ऑन एंड माइनॉरिटी, सभी को एक समान देखना। ये चीज़ें कहाँ से बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ाएंगे तभी वो उस लेवल से ऊपर बढ़ेंगे। देन आर्ट एजुकेशन, थोड़ी बहुत बच्चों का जिनका इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है ना, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, तो आर्ट एजुकेशन भी दी जानी चाहिए ताकि बच्चे पर्सनालिटी, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और उनका जो लेजर टाइम है बहुत अच्छे से बीत सके। नेक्स्ट इसमें आता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अब सिर्फ पढ़ाते जाएंगे बच्चों की, हेल्थ इज वेल्थ हम कहते हैं, तो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन यानी कि गेम्स पीरियड, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा अगर इतनी हाइट है कितना वेट होना चाहिए, ठीक है, डिजीजेस क्योर करने चाहिए, बच्चे की बॉडी फिट होगी तो इतने एंटीजेंस प्रोड्यूस करती है बॉडी, है ना, क्या कहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है हमारी। टू प्रोवाइड स्किल्स फॉर डीलिंग विद साइको सोशल इश्यूज इन द स्कूल, होम एंड द कम्युनिटी। अब सिर्फ जो स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती हैं वो कहते हैं स्कूल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो स्टडी है, चाहे फिजिकल इश्यूज हैं, ठीक है, वो घर, आपका जो समाज है, आपका स्कूल है, सभी जगह पर आपकी हेल्प करे, ऐसे स्किल्स बच्चे को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। टू हेल्प द चिल्ड्रन ग्रो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बाय inculcating in them certain social and moral values through games and sports। अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में नेचुरली स्पोर्ट्समैनशिप आती है, जब हमें मिलकर खेलना होता है, कोई हमारा टीम का हेड है तो उसकी बात भी माननी चाहिए, ठीक है, सभी क्वालिटीज़ क्या हैं इस चीज़ से हमें मिल सकती हैं। नेक्स्ट होता है स्टडी ऑफ पीस। अब देखिए गुस्सा तो आजकल हर किसी की नाक पर बैठा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम इस चीज़ को जान लें, पढ़ लें, स्टडी ऑफ पीस की, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, हर बारी ज़रूरी नहीं है कि हमारी बात सही हो, सामने वाला भी सही हो सकता है, सभी की चीज़ों को समझना, ठीक है, पीस ओरिएंटेड पर्सन बनाना, ये भी किसका काम है, करिकुलम में एम्बेड होनी चाहिए ये चीज़ें, ताकि बच्चों में ये स्किल्स आ पाएँ कि वो पीस ओरिएंटेड पर्सन बन पाएँ। कॉपरेशन हो उनमें, टीम वर्क में काम करना आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन हो, माइंड जो है प्योरिटी ऑफ माइंड की तरफ बढ़े वो, एंड सो ऑन। देन इज वर्क एंड एजुकेशन। वर्क बेस्ड एजुकेशन जो हम कहते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन, आगे जाकर आप पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि आगे जाकर आप अपनी जीवन में कुछ बन पाएँ, अपना अर्निंग सोर्स पैदा कर पाएँ, ठीक है। तो वर्क एजुकेशन सभी फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए ताकि बच्चा जिस तरफ उसका झुकाव है या फिर जिस तरफ उसका इंटरेस्ट है उसकी तरफ वो अपनी वर्क एजुकेशन ले सकता है, उसकी बेसिक डिटेल्स ले सकता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट देखिए इसमें आता है फाइनली स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है या फिर स्कूल का एनवायरनमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट जो है स्कूल का वो इस तरह से होना चाहिए कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना स्कूल में वो चीज़ें प्रॉपर हो ताकि बच्चे कंफर्टेबल फील करें। और देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट टीचर रेशो, यानी कि 30 स्टूडेंट्स के लिए रेशो 1 टीचर। क्लियर। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के लिए एक टीचर अलॉट होनी चाहिए, यानी कि एक क्लास में नेचुरली एक टीचर पढ़ाते हैं जनरली, ठीक है, तो एक क्लास में 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है और आज के टाइम में इसको फॉलो भी किया जा रहा है काफ़ी स्कूल्स में। तो लिखिए प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए, एंड जो बेंचेस है वो थोड़े से कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बच्चे बैठे बैठे उनकी पीठ में दर्द होने लग गया सारा दिन। हाइजीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो सेपरेट टॉयलेट्स वगैरह हैं या फिर कोई भी इस तरह की सैनिटरी फैसिलिटीज स्कूल में प्रोवाइड की जानी चाहिए। देन स्कूल शुड ऑल्सो ट्रीट स्टूडेंट्स विद इक्वालिटी। कोई किसी भी कल्चर से आता है, किसी रिलीजन से आता है, सभी को इक्वल देखना, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल बात उनकी सुननी। कोई भी टीचर्स पार्शियलिटी ना करें स्टूडेंट्स पे ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, चाहे वो जेंडर है या फिर कास्ट, रिलीजन, कलर, व्हाट्सएवर, ये चीज़ों के बेसिस पर पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलनी चाहिए इर्रिस्पेक्टिव। हमने बात की थी कि गर्ल्स को पुराने टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें कम मिलती थी, तो यहाँ पर क्या कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, चाहे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इर्रिस्पेक्टिव वेदर द पर्सन प्लेइंग इज़ अ गर्ल और अ बॉय, सभी को विदाउट एनी बायस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट लेने का मौका मिलना चाहिए। The school should also be well equipped with libraries, laboratories and educational technology laboratories। तो ये देखिए सारे पॉइंट्स हैं जो NEP नहीं, NCF 2005 में मेन है। ये चीज़ क्लियर हो गई हमको। अब हम देखते हैं इसके जो MCQs हैं। देखिए ये सारी MCQs जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, और ये सारे MCQs जो हैं प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें से बनते हैं। सो ये डेफिनेटली आप लोगों को मेरे साथ ही
अटेम्प्ट करने हैं और एंड में आप मार्क्स दीजिए कि आपके कितने सही हुए, मुझे ये बताइए कमेंट करके, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। अब हमें पता है एनसीएफ 2005 के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर पर्सपेक्टिव्स बोलते हैं उनको, वो हमारे 5 हैं। कौन से 5 थे? नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू मेमोराइजेशन, यानी कि रोट मेमोराइजेशन को खत्म करना, ये तो था प्रिंसिपल। एक्वायरिंग नॉलेज बियॉन्ड बुक्स, ये भी था। लिंकिंग नॉलेज विद रियल लाइफ, ये भी था। लेकिन कंडक्टिंग गुड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ये नहीं था। तो ऑप्शन 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो दोनों लैंग्वेजेस में मैं कोशिश करके लेकर आई हूँ ये आपके लिए एमसीक्यूज, जो बच्चे हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अब एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गलतियां करना ज़रूरी है। हमने किया था ना कि बच्चे को एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलतियां करनी ज़रूरी हैं, तभी तो बच्चे सीखेंगे। अब इसका कारण क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ पास्ट एंड फेल्ड, provide a way to teachers to scold the children, no, provide an insight into child's thinking and help to identify solutions, या फिर provide space for removing some children from the class। अब देखिए पॉइंट 3 को छोड़कर सभी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हम कहते हैं कि गलतियों से बच्चा सीखेगा, यानी कि वो अपने, ठीक है, अंतर्दृष्टि को देखेगा कि क्या चीज़ें हैं, क्या वो थिंकिंग कर सकता है ताकि सॉल्यूशन की तरफ वो बढ़ पाए, जो भी समाधान कर सकता है वो किसी भी प्रॉब्लम का, उसकी तरफ वो बढ़ पाए। सो ऑप्शन 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज टू बी अ, हमने क्या बात किया था कि जो एक शिक्षक है उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या वो डिक्टेटोरियल हो, अधिनायकीय हो, या फिर परमिसिव हो, या फैसिलिटेटिव हो, या अथॉरिटेटिव हो, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी कि ये जो टीचर है उसका रोल क्या होता है, एक फैसिलिटेटर का, एक सुविधा दाता का रोल होना चाहिए उसका, ठीक है। सो ऑप्शन 3 क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, कहाँ से ये अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं? कॉग्निटिव थ्योरी से, ह्यूमैनिज्म से, बिहेवियरिज्म से, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म से। हमने बात की है ना कि ये कहते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि रचना करेंगे अपने दिमाग में ही जो भी नॉलेज है, ठीक है, या फिर समझ है। सो ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये चीज़ें आपको हेल्पफुल लग रही होंगी। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितने लोग आप देख रहे हैं तो उतने लाइक्स तो बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नाउ, इन विच लैंग्वेज एजुकेशन सिस्टम शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स एज पर एनसीएफ 2005। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्वेश्चंस में ही क्लियर हो जाएंगे। तो उनको एजुकेशन किस लैंग्वेज में प्रोवाइड की जानी चाहिए, वो उनको उनकी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों को समझ पाएँ अच्छे से, कंसेप्ट उनका क्लियर हो पाए, उन चीज़ों का। समझ में आ गई ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स करिकुलम फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स एज रिकमेंडेड बाय एनसीएफ 2005, स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स, या फिर स्टूडेंट शुड बी रिलेटेड टू द एवरीडे एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर शुड फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, या फिर मस्ट बी रिग्रेस इन मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। हम क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स है या कोई भी करिकुलम है वो इस तरह से होना चाहिए कि बच्चा उसको अपनी निजी जिंदगी से, प्रतिदिन के अनुभवों से जोड़कर उसको देख पाए, यानी कि डेली की जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ रिलेट करके उस चीज़ को समझ पाए, तो कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और रोट मेमोराइजेशन यानी कि रट्टाफिकेशन भी नहीं करना पड़ेगा। सो सही आंसर हमारा क्या है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाट इज द करेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब बच्चों का यदि हमें आकलन करना है तो उसका सही तरीका क्या है? क्या पूरे साल भर के एंड में हमें उसको आकलन करना चाहिए, या फिर डेली एक्टिविटीज़ के बेसिस पर करना चाहिए, या फिर हाफ ईयरली जो हम बोलते हैं SA, है ना, SA1 SA2, ये हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमने क्या बात की थी कि डेली हर दिन प्रतिदिन बच्चों का
आकलन होना चाहिए, उनकी जो है असेसमेंट होनी चाहिए, ताकि वो अपनी गलतियां डेली उसको सुधार पाएं, जो उनमें कमियां हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम से 10-20 गलतियां इकट्ठे करके बच्चों को बता दी तो क्या इंप्रूव करेगा वो। डेली बच्चों की असेसमेंट होनी चाहिए, उनकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उनका आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच इज नॉट ट्रू एज पर NCF 2005। ऑल चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू लर्न, ये तो सही है। ऑल चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू लर्न बाय नेचर, चिल्ड्रन लर्न इन द सेम वे एज द इंडिविजुअल लेवल, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग गोथ ऑन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल। अब जो डिफरेंट है पॉइंट वो क्या लग रहा है, चिल्ड्रन लर्न इन द सेम वे एट द इंडिविजुअल लेवल, ये कहते हैं, लेकिन कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें समझने चाहिए, बच्चों में भेदभाव नहीं करना। हर बच्चे की लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है, स्पीड होती है, तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सभी बच्चे सेम तरीके से नहीं सीखते हैं, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। कोई देखिए वीडियो ये सुनकर सीख रहा है, कोई देखकर सीख रहा है, कोई हो सकता है इन चीज़ों को बुक्स से सीखता हो, कोई प्रैक्टिकली करके कुछ सीखता हो, तो सभी का लर्निंग वे डिफरेंट होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 which one of the following is not the objective of teaching mathematics at primary level। अब देखिए नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आते जरूर हैं पेपर में और कंफ्यूज भी बड़ा करते हैं, तो नॉट पॉइंट को ना बड़ा ध्यान से हाईलाइट कर लिया करो अपने माइंड में कि भाई ये नॉट वाला कंसेप्ट है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल क्या है वो हम देख लेंगे, और जो नहीं है उसको आंसर टिक कर देंगे। प्रिपेयरिंग फॉर हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज इन मैथमेटिक्स, तो पहला ही पॉइंट जो है, अगर हम प्राइमरी लेवल पर ही बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट स्टडीज और हायर मैथमेटिक्स के बारे में बताने लग गए तो उनका बेस क्लियर कहाँ से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगी, बाकी ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। मेकिंग मैथ अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये तो सही है। एनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी सही है। एनकरेज रैशनल थिंकिंग, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1, यानी कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। प्राइमरी लेवल पर छोटे बच्चों को किस तरह से आप हायर स्टैंडर्ड की स्टडी के बारे में एनकरेज करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन 1 क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following the national curriculum framework NCF 2005 does not propose in the context of EVS teaching। अब NCF 2005 में EVS teaching के बारे में क्या चीज़ नहीं बोली गई है, फिर से नॉट वर्ड आ गया, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और पेपर में आते ज़रूर हैं। फर्स्ट इज थीमेटिक अप्रोच, लिंकेजेस विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, या फिर फेमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स। अब देखिए जहां पर भी टेक्निकल का वर्ड आ जाए ना, समझ लीजिए वो आपका सही आंसर है। टेक्निकल की बात इन्होंने ज़्यादा कही नहीं है। ठीक है, EVS टीचिंग है तो टेक्निकल की बात बिल्कुल नहीं आएगी, तो टेक्निकल वाली ऑप्शन ही आपका क्या होगी, इसका आंसर होगी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज पर द NCF 2005 टीचिंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। अब टीचिंग क्या होनी चाहिए, पैसिव तो बिल्कुल गलत है, चाहे लर्निंग है चाहे टीचिंग है, पैसिव होनी ही नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए। टीचिंग एक तो एक्टिव होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सोशल। हमने बात की थी कि बच्चे को एक बेहतरीन सिटीजन बनाकर एक बेहतरीन नागरिक बनाना चाहिए, उसको सोशल वैल्यूज आनी चाहिए। तो टीचिंग क्या होनी चाहिए, एक्टिव एंड सोशल होनी चाहिए। तो पहला आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन NCF रेफर्स टू, किसके साथ रिलेट करते हैं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मींस सबसे पहले आप, फॉर एग्जांपल आपको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि 2D ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंगल दिखा दी, या फिर कोई भी आपको चीज़ दिखा दी, एक बैंगल हो गई, या फिर एक स्क्वायर बना के दिखा दिया, रेक्टेंगल बना के दिखा दिया, है ना। एक पेज दिखा दिया, पेज किस फॉर्म में है, ये है एक रेक्टेंगल फॉर्म में। तो उसके बाद उस चीज़ की एग्जांपल्स देनी, उसकी लेंथ विड्थ ये चीज़ें बतानी, उसका फॉर्मूला करना। तो ये एक कंसेप्ट के बेस पर ही दूसरा कंसेप्ट बिल्ड होता है। ये चीज़ों के बारे में समझाना टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स एक कंसेप्ट के आधार पर दूसरा कंसेप्ट बताना।
बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर, ये होती है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर हुई ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैज बीन सजेस्टेड इन द एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स अंडर एनसीएफ 2005। अब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में क्या बताया है कि किस चीज को सपोर्ट करते हैं ये, ओपन बुक एग्जामिनेशन को, सीसीई को, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को, या फिर ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन को। लेकिन ये तीनों ही पॉइंट को सजेस्ट करता है एनसीएफ 2005 कि ओपन बुक एग्जामिनेशन, जो कोविड के टाइम पे बच्चों ने एक्चुअल उस चीज को फेस भी किया है। ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था, बीएड वाले तो जानते होंगे, बीएड 4th सेमेस्टर में थे आप, फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा तो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे। देन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी ये सजेस्ट करता है, देन ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन को भी सजेस्ट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन एनसीएफ 2005। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, दैट इज इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचिंग मैक्सिम्स दैट शुड बी फॉलोड इन स्कूल्स। टीचिंग मैक्सिम्स क्या होनी चाहिए, हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ये पढ़े हुए हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड सो ऑन। तो ये चीज़ किस तरह से स्कूल में फॉलो होना चाहिए, फ्रॉम नोन टू अननोन, जो चीज़ बच्चों को पता है वहाँ से शुरू करके, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज तक लेकर जाना, जो बच्चे अपने माइंड में सोच सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को बैंगल दिखा दी, फिर उनको 2D कंसेप्ट की तरफ लेकर जाना, या फिर बच्चे को एक बॉल दिखा दी, एक रेक्टेंगल कोई डिब्बा दिखा दिया, है ना, तो वो उससे बच्चों को 3D कंसेप्ट की तरफ लेकर जाना, ये होता है फ्रॉम नोन टू अननोन। तो ये ऑप्शन क्या है हमारी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ लर्निंग इज, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग क्या होनी चाहिए। अब सेम क्वेश्चन देखिए हमने टीचिंग के लिए भी किया था कि टीचिंग क्या होनी चाहिए, एक्टिव एंड सोशल। तो लर्निंग भी क्या होनी चाहिए, एक्टिव एंड सोशल। पैसिव तो बिल्कुल ही नहीं होती लर्निंग, लर्निंग एक्टिव होती है, क्योंकि लर्नर क्या है अपने माइंड में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्टिवली। देन एनसीएफ 2005 वॉज पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया था इसको, एनसीईआरटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है ये कंप्लीट होते हैं। एंड आई एम श्योर यहाँ पर हमने पूरी एनसीएफ 2005 को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है विद एमसीक्यूज, एंड इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। और इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिलते हैं, और आने वाले सेशन में हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज एनसीएफ 2022 नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चंस पक्का ही देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।